हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये चैप्टर क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। दोस्तों, अक्सर इस चैप्टर को क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझा जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। और मैं चाहूँगा कि उन सभी 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जो समरी मैं बताने वाला हूँ, इस समरी को भी अच्छी तरीके से 3 या 4 बार आप सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ईजिली आज के इस 15 से 20 मिनट के वीडियो के बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है, इस चैप्टर के कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समरी। जैसा कि चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो इस चैप्टर को लिखा किसने, अक्सर एग्जाम में राइटर का नाम पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज ए चैप्टर रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, यानी इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। इन दिस लेसन ही हैज डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ अ रिनाउंड साइंटिस्ट रिचार्ड एच एब्राइट, यानी इस लेसन के अंदर पीटरसन ने रिचार्ड एच एब्राइट, जो एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जीवन को एक किस तरीके से वो एक वैज्ञानिक के रूप में उभरे, उनकी जीवन यात्रा को इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। रिचार्ड एच एब्राइट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ साइंस। अब बताया गया है कि किस तरीके से रिचार्ड एच एब्राइट जो थे, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार अपना योगदान दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिचार्ड एच एब्राइट जो थे वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, और इनके पिताजी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, यानी जब छोटे से थे ये तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और इनकी माता जो थी, उन्होंने इसे पाला पोसा था, और इनकी माता जी इन्हें प्यार से रिची कहकर पुकारती थी, यानी कहने का मतलब इनका जो पेट नेम है वो रिची है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 22, अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, a paper on the working of cells was published by him and his friend James R. Wong in a scientific journal Proceeding of the National Academy of Science। यानी एक खास बात और है इनके जीवन की कि जब ये महज 22 साल के थे, जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे, और कहाँ पढ़ते थे, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में, जब ये रिसर्च कर रहे थे वहाँ पर एक रिसर्चर के रूप में, वहाँ पर जब ये अध्ययनरत थे, तो उनका एक आर्टिकल जो है वहाँ की पत्रिका में, एक जर्नल में छपा था, यानी महज 22 साल की उम्र में। और वो यानी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक वैज्ञानिक पत्रिका में इनका एक आर्टिकल छपा था, और किसके बारे में, कोशिकाओं के बारे में, यानी कोशिकाओं के बारे में उन्होंने कोई अनुसंधान किया था। और वो जो आर्टिकल था वो उस जमाने की एक वैज्ञानिक पत्रिका जिसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इस पत्रिका में उनका वो आर्टिकल छपा था, जो उस जमाने की बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स थे, उनके आर्टिकल उस पत्रिका में नहीं छपा करते थे, लेकिन उनका ये आर्टिकल छपना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उनके जो दोस्त थे उनका नाम था जेम्स आर वोंग, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज हाईली क्यूरियस चाइल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड। अब जो ये रिचार्ड एच एब्राइट जो थे, वो बचपन से काफ़ी जिज्ञासु थे, जिज्ञासु बालक थे, अपने बचपन से जिज्ञासाएं उनकी काफ़ी थी। ही एंड हिज मदर लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, और वो और उनके माता जो थे वो रीडिंग यहाँ पर पढ़ने से मतलब नहीं, रीडिंग एक जगह का नाम है जो कि पेंसिल्वेनिया में कोई जगह है, तो वहाँ पर वो रीडिंग के उत्तर की दिशा में, उत्तरी रीडिंग में कह सकते हो आप, वहाँ पर वो रहते थे। हिज मदर हिज ओनली कंपेनियन हेल्प हिम इन सॉल्विंग हिज क्यूरोसिटीज़, और उनकी माता ही उनकी एकमात्र साथी थी जो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनके पिताजी का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था, अपने माता पिता की एकलौती संतान थे, तो कुल मिलाकर परिवार में ये 2 ही सदस्य थे, माँ बेटे। ठीक है, अब वो किस तरीके से उनकी माँ जो है उनकी जिज्ञासाओं को शांत करती थी वो देख लेते हैं। ये रहा। तो उनकी माँ जो थी, हिज मदर इज ओनली कंपेनियन हेल्प हिम इन सॉल्विंग हिज क्यूरियोसिटीज़, उनकी जो भी जिज्ञासाएं होती थी वो उनको सॉल्व करने का काम कौन करती थी, उनकी माताएं करती थी। और कैसे करती थी, वो रिचार्ड एच एब्राइट को कहाँ ले जाती थी, ट्रिप्स पर ले जाती थी, टूर पर लेके जाती थी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, यानी जितने भी साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं वो उनको दिलाती थी, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करती थी। ऐसा नहीं है जैसे आज हमारे बच्चे हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो रिचार्ड एच एब्राइट की जो माता जी थी, वो जब भी कोई क्वेश्चन करते थे तो वो उनके क्वेश्चन को शांत करती थी, उनको सॉल्व करने का प्रयास करती थी, उन्हें टूर पर लेके जाती थी, दूर जो साइंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनको दिलाती थी। तो इस तरीके से एक तरह से उनकी माँ ने जो है उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आगे देखते हैं। ही हैड ग्रेट हंगर फॉर लर्निंग, ही बिगेन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग थिंग्स लाइक रॉक्स,
फॉसिल्स, कॉइन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बटरफ्लाइज। अब आगे बताया गया कि रिचार्ज एच एवरेट जो थे वो उनमें सीखने की भूख थी, सीखने के बड़े शौकीन थे वो। और स्टार्टिंग में वो क्या करते थे, वो जैसे चट्टान के टुकड़े, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये चीज़ें जो इकट्ठे करने का उन्हें शौक था, ठीक है। और ख़ास तौर से तितलियाँ इकट्ठा करने को, तितलियाँ जो है वो इकट्ठा क्या करते थे, तितलियाँ इकट्ठा करने का भी उन्हें शौक था। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई इन किंडरगार्टन। और ये तितलियाँ इकट्ठा करने का जो शौक था ना, ये इन्हें एलकेजी यूकेजी क्लास से था, जब छोटी क्लासेज में थे तब से वो ये काम करते थे। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकंड क्लास ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ इट। और जब वो सेकंड क्लास के अंदर आए तब तक उन्होंने 25 तरह की प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी, यानी इतना जबरदस्त उनका शौक था। The world of science opened for him when his mother gave him a book, The Travels of Monarch S. और विज्ञान का जो संसार उनके लिए तब खुला जब उनकी माँ ने उन्हें किताब दी, एक किताब गिफ्ट की, और इस किताब का नाम था, इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा, उस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। यानी जब ये किताब दी, इस किताब को उन्होंने पढ़ा तो एक तरह से विज्ञान की दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया। He worked on tagging the he worked on tagging the monarch butterfly in order to facilitate butterfly migration research. Dr. Frederick A. Orchard, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा। अब जब उन्होंने इस किताब पढ़ी तो इस किताब के लास्ट में जो रीडर्स थे, जो पाठक थे इस किताब को पढ़ने वाले, उनको आमंत्रित किया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, जो कि कनाडा के जो टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में वहाँ के थे, वो रिसर्चर थे। तो उन्होंने आमंत्रित किया था कि जो भी पाठक है इस किताब को पढ़ रहे हैं तो वो अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। काम क्या था, ही वर्कड ऑन टैगिंग द मोनार्च बटरफ्लाई इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट बटरफ्लाई माइग्रेशन रिसर्च। यानी उन्हें पता लगाना था कि जो भी मोनार्च प्रजाति की जो तितलियाँ होती हैं उनको टैगिंग करने का काम करना था। जहाँ पर भी ऐसी तितलियाँ मिले तो उनको टैग कर दिया जाए, एडहेसिव टैग, यानी एक चिपकने वाली उनके ऊपर कोई जो है पट्टी का या कोई भी टैग जो है आप लगा सकते हैं, टैग लगाएं जिससे पता चले कि कोई जो मोनार्च प्रजाति की तितलियां हैं वो कितनी दूर तक माइग्रेट करती हैं, तो इस बात का पता लगे। इसके लिए उन्होंने टैगिंग के लिए जो है रीडर्स को आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था, डॉक्टर फ्रेडरिक ने। किसे आमंत्रित किया था, जो इस किताब को पढ़ रहे हैं, यानी जो इस किताब के पाठक हैं। कौन सी किताब के, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, ये आप याद कर लेना, हालांकि मैंने इनको थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ही पार्टिसिपेटेड इन मैनी साइंस एग्जीबिशंस ड्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ। और उन्होंने अपने स्कूल जीवन में, विद्यालय जीवन में काफ़ी जो विज्ञान की जो प्रदर्शनियाँ हुई उन सभी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। विनिंग एन अवार्ड वॉज नेवर हिज गोल। लेकिन खास बात ये थी कि पुरस्कार जीतना, सम्मान जीतना, इनाम जीतना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। उनका लक्ष्य सिर्फ इनाम जीतना नहीं था। ही जस्ट वॉन्टेड टू डू अ टास्क एज बेस्ट एज दैट कुड बी डन। उनकी इच्छा थी कि किसी काम को इतने बेहतर तरीके से किया जा सके जितने तरीके से हम कर सकते हैं, यानी जितना बेहतर मैं कर सकूं किसी काम को, उस काम को उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते थे। सिर्फ इनाम जीतना उनका मकसद नहीं था। ही डिड रिसर्च ऑन यूटिलिटी ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन प्यूपा ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। अब आगे देखो बताया गया है उन्होंने क्या क्या किया। लेटर ऑन, बाद में, सॉरी, He did research on utility of 12 tiny gold spots on pupa of monarch butterflies। यानी आगे जाकर उन्होंने रिसर्च किया मोनार्च बटरफ्लाइज पर। जो मोनार्च बटरफ्लाइज की 4 स्टेज होती है। सबसे पहले तो वो जैसे स्पॉट्स होते हैं, फिर बाद में कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनता है, बटरफ्लाई बनती है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। इन 4 स्टेजेस से गुजरकर एक जो लाइफ साइकिल है एक तितली का वो होता है। तो उन्होंने क्या किया था, रिचार्ज एच एब्राइट ने क्या किया था, ही डिड रिसर्च ऑन यूटिलिटी ऑफ 12 टाइनी स्पॉट्स। यानी 12 जो चकते होते हैं, सुनहरे चकते होते हैं उनके ऊपर, प्यूपा के ऊपर, उस पर उन्होंने अध्ययन किया था कि ये 12 सुनहरे जो चकते होते हैं, निशान होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। इस बात पर उन्होंने अनुसंधान किया था। और जब वो इस चीज़ को रिसर्च कर रहे थे इस बात पर, तो इट इनडायरेक्टली लेड टू हिज थ्योरी ऑन सेल लाइफ। तभी उन्होंने कोशिका जीवन का अध्ययन भी किया, यानी सेल लाइफ के बारे में भी उन्होंने जाना और सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत दिए, मान लो सेल लाइफ के बारे में उन्होंने एक तरह से रिसर्च किया उस दौरान, ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया। ही वॉन मैनी प्राइजेस, और इस पर उन्होंने काफ़ी पुरस्कार भी जीते। यानी उन्होंने जब ये रिसर्च किया तो इस रिसर्च के लिए उन्हें काफ़ी इनाम भी मिले। ही गॉट अ चांस टू वर्क इन वेरियस लैब्स लाइक वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी। और वहाँ पर कई तरह की लैब्स में उन्हें काम करने का मौका मिला, जैसा कि मैंने नाम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ही डिड एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्च प्यूपा, और उन्होंने आगे बहुत सारे प्रयोग भी किए। मोनार्च जो तितली थी, मोनार्च प्रजाति की जो तितली थी, उस पर उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए। ही स्टडीड अबाउट द हार्मोन प्रेजेंट ऑन द गोल्ड स्पॉट ऑफ प्यूपा एंड कंक्लूडेड दैट इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर मोनार्च विंग्स। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो वो प्यूपा पर जो चकते थे, सुनहरे चकते थे,
उनका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो चकत्ते होती हैं, जो सुनहरे जो निशान हैं, जो स्पॉट्स हैं, ये मोनाश जो तितली है, प्रजाति की जो तितली होती है, उनके पंखों का विकास करने में काफ़ी सहायक होते हैं। यानी इनसे एक हार्मोन स्रावित होता है और वह हार्मोन मोनाश जो प्रजाति की तितली होती है उनके पंखों का विकास करता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी और इस बात के लिए, इस रिसर्च के लिए उन्हें काफ़ी इनाम भी मिले थे। आगे देख लेते हैं। फाइनली ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स एंड स्टडीड हाउ डीएनए कंट्रोल्ड हेरिडिटी। और इस तरीके से उन्होंने रासायनिक यानी हार्मोन्स की रासायनिक संरचना का भी अध्ययन किया और आगे उन्होंने ये अध्ययन भी किया कि किस तरीके से डीएनए, जैसे डीएनए के बारे में आप साइंस में काफ़ी पढ़ते हैं, तो डीएनए किस तरीके से हमारी आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है, इस बारे में भी, इन बिंदुओं पर भी उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। इन द एंड द राइटर सेज दैट ए ब्राइट एंड ऑल राउंड पर्सन possessed those qualities which are, देख लेते हैं, नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। यानी लास्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द इन द एंड द राइटर सेज दैट ए ब्राइट एंड ऑल राउंड पर्सन, यानी रिचार्ज एज ए ब्राइट जो थे, ऑल राउंड व्यक्ति थे, हर तरह की उन्होंने क्वालिटी थी और एक वैज्ञानिक बनने में जो जो क्वालिटी होती है वो सभी क्वालिटीज़ रिचार्ज एज ए ब्राइट के अंदर थी। कौन कौन सी क्वालिटी थी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में, तो इन चीज़ों को भी आप याद कर लीजिएगा। क्वालिटी हैं, दीज आर फर्स्ट रेट माइंड, यानी एक वैज्ञानिक में क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होना चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, उसका क्यूरियोसिटी, उच्च स्तर की उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासाएं होनी चाहिए, एंड विल टू विन, और जीतने की इच्छा होनी चाहिए। Thus, it can be concluded that a strong determination, dedication and hard work is the key to success. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, समर्पण है और किसी हार्ड वर्क आप करना जानते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है, मिलेगी। आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये थी इस चैप्टर की समरी और सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इस समरी में इंक्लूड किए हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि समरी को अच्छे तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, और अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज के इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और ये क्वेश्चन आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट्स लाइफ। यानी एक किताब किस तरीके से टर्निंग पॉइंट बनती है रिचार्ड एब्राइट के जीवन में। तो वो किताब किसने दी थी, उनकी माँ ने दी थी। किताब का नाम क्या था, किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो देख लेते हैं। एब्राइट्स मदर गेव हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है। ये किताब उनकी माँ ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। एट द एंड ऑफ दिस बुक द रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प फॉर स्टडिंग बटरफ्लाई माइग्रेशन। और इस किताब के लास्ट में दिया गया था कि जो भी पाठक है जो इस किताब को पढ़ रहे हैं वो बटरफ्लाई के माइग्रेशन के अध्ययन के लिए उनकी मदद की आवश्यकता थी। ऐसी बात डॉक्टर अर्कहार्ट जो थे उन्होंने लिखा था लास्ट में। द रीडर्स हैड टू टेक द बटरफ्लाइज विच वर टू बी सेंट टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और रीडर्स को कहा गया था कि आपको क्या करना है, जो तितलियां हैं, जो भी तितलियां मोनार्च प्रजाति की देखते हैं उनके ऊपर आपको टैग लगाना है। कैचिंग वेरियस बटरफ्लाइज वॉज नॉट ईजी। अब विभिन्न प्रकार की तितलियों को पकड़ना इतना आसान था नहीं। सो एब्राइट वुड कैच फीमेल मोनार्च, और इसलिए एब्राइट ने क्या किया, एक फीमेल जो है मोनार्च को उन्होंने पकड़ा, टेक हर एग्स, उनके अंडे लिए, एंड रेज देम थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और एक तरह से उन्होंने पूरे लाइफ और उनको अंडों को क्या किया, एक लाइफ साइकिल से, पूरे लाइफ साइकिल से गुजारा। देन ही वुड टेक देयर विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर बाद में जब उनसे तितलियां बनी, क्योंकि चारों वो पहले अंडे थे, अंडे से क्या हुआ, अंडे से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा बना, और प्यूपा से फिर वो पूरी बटरफ्लाई बनी। और जब वो पूरी बटरफ्लाई बन गई तो बटरफ्लाई पर उन्होंने टैग लगाया और फिर उन्हें जाने दिया। यानी पूरा प्रोसेस करके उन्होंने जो तितली को फिर वहाँ से टैग लगाकर छोड़ा। थस द बुक टर्न हिम टू बी अ बटरफ्लाई रेजर। और इस प्रकार एक किताब से, इस किताब को पढ़ने के बाद में वो एक बटरफ्लाई रेजर के रूप में, एक बटरफ्लाई पालक के रूप में वो उभर कर सामने आए। यानी ये शौक उनको चढ़ा, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के इस किताब ने, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ने उन्हें विज्ञान की दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरह से वो आतुर हुए और उन्होंने विज्ञान की दुनिया के बारे में जाना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। अब उनकी माँ किस तरीके से उनकी मदद करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था समरी में कि रिचार्ड
एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहित करती थी। जब भी वो कोई क्यूरियोसिटी लेकर आती थी, कोई भी क्वेश्चन अपनी माँ से पूछते थे, तो उनकी माँ क्या करती थी, उनको एनकरेज करती थी। ऐसा नहीं था कि इग्नोर करती थी, एनकरेज करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, परचेज टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर हिम, और वो उनके लिए क्या करती थी, उन्हें टूर पर लेकर जाती थी, उनके लिए दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमराज यानी साइंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनको खरीद कर लाकर देती थी। सी ब्रॉट थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, और जो भी चीज़ सीखने के लिए होती थी वो चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। जब वो एक विज्ञान मेले में गए थे, वहां पर उन्होंने कोई इनाम नहीं जीता, तो उन्होंने क्या लेसन सीखा, वहां से क्या सीखा उस चीज से, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन एब्राइट डजंट विन एनी प्राइज एट द साइंस फेयर। जब एब्राइट ने साइंस फेयर पर कोई भी प्राइज नहीं जीता, ही लर्न्स दैट एफर्ट्स विल हैव टू बी मेड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू विन समथिंग। तो उन्होंने एक चीज सीखी कि यहाँ पर जो है उन्हें ऐसे प्रयास करने होंगे, एफर्ट्स विल हैव टू बी मेड टू कंडक्ट रियल, उन्हें वास्तविक प्रयोग करने होंगे। अगर आप वाकई वो इनाम जीतना चाहते हैं तो उन्हें क्या करने पड़ेंगे, रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। नो प्राइज कैन बी वन बाय ओनली मेकिंग अ नीट डिस्प्ले, साफ सुथरा प्रदर्शन करने से प्राइज जो है वो जीते नहीं जा सकते। अगर वाकई प्राइज जीतना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वास्तविक प्रयोग करने पड़ेंगे। ये बात उन्होंने वहां पर सीखी थी। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, What qualities should be there in a scientist? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, What qualities should be there in a scientist? एक साइंटिस्ट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर 3 qualities should be there in a scientist. 3 क्वालिटी तो जरूर होनी चाहिए एक वैज्ञानिक के अंदर। कौन कौन सी, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कंटिन्यूसली, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होना, तीव्र दिमाग होना, एंड विल टू विन, और जीतने की इच्छा फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए, तर्कसंगत कारणों के लिए जीतने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आप में एक वैज्ञानिक बनने की क्वालिटी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है ये रहा, राइट अबाउट द फैमिली एंड चाइल्डहुड ऑफ अ एब्राइट, इन एब्राइट के बचपन, उसके परिवार के बारे में बताइए। तो होगा, सीधा सा आंसर है, एब्राइट वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर, अपनी माँ का इकलौता बच्चा था वो। हिज फादर वाज डाइड, उसके पिताजी मर गए थे व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड, जब वो 3री क्लास में थे। ही ग्रू अप इन पेंसिल्वेनिया, और उनका वो पालन पोषण वो कहाँ पले बड़े थे, पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड एब्राइट एंड हिज मदर स्पेंड इवनिंग व्हेन ही वाज वेरी यंग। जब वो छोटा था तो उसकी माँ और एब्राइट जो थे वो अपनी शाम कहाँ कैसे गुजारते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, दे बोथ यूज्ड टू वर्क टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल। वो जब डाइनिंग टेबल पर होते थे तो वो साथ साथ काम करते थे। हिज मदर यूज्ड टू गिव हिम द वर्क ऑफ लर्निंग थिंग्स, और उसकी माँ जो थी उन्हें कोई भी चीज़ सीखने के लिए काम देती थी, या कोई ना कोई टास्क उनकी माँ जो थी उन्हें देती रहती थी, यानी हमेशा बातों बातों में वो कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट बुक गिवन बाय हिज मदर ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एब्राइट। अब कौन सी किताब दी थी जिसने विज्ञान की दुनिया को एब्राइट के लिए खोल दिया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस किताब का नाम तो आप याद कर ही लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो हिज मदर गेव हिम चिल्ड्रंस बुक नेम्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, ये किताब उन्होंने, उनकी माता ने रिचार्ड एज एब्राइट को दी थी, और इस किताब ने उनके लिए एक विज्ञान की दुनिया को खोल दिया था। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, What fact did एब्राइट फाइंड अबाउट द स्टार्लिंग बर्ड। अब स्टार्लिंग नाम के एक बर्ड का इस चैप्टर के अंदर जिक्र हुआ है। अब उसके बारे में उन्होंने क्या जाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग बर्ड वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट। यानी उन्होंने पाया कि स्टार्लिंग पक्षी जो है वो साधारण पक्षियों का खाना नहीं खाता, बल्कि वो सभी मोनार्च पक्षी जो तितलियां हैं उनको भी खा जाता है। अगर वो उन्हें पाले तो वो उन तितलियों को भी खा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर 2 तरह की प्रजातियों का जिक्र किया गया, एक तो मोनार्च तितलियों का, एक वायसराय तितलियों का। और इस चैप्टर के अंदर बताया गया है जैसे कि जो वायसराय जो तितलियां होती हैं, वायसराय प्रजाति की जो तितलियां होती हैं, वो अपने आप को मोनार्च तितलियों की तरह दिखाने का प्रयास करती हैं। अब जैसा कि लोगों की मान्यता है कि वो इसलिए दिखाने का प्रयास करती है क्योंकि मोनार्च जो तितलियां होती हैं वो पक्षियों को ज़्यादा पसंद नहीं होती, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए जो पक्षी जो होते हैं वो वायसराय तितलियों को ज़्यादा खाते हैं। अब वायसराय जो तितलियां हैं वो मोनार्च तितलियों की तरह दिखने का प्रयास करती है ताकि वो पक्षियों का शिकार ना बने। और इस बात का जब उन्होंने अध्ययन किया रिचार्ड एच एब्राइट ने कि वाकई यही कारण है क्या कि भी जो है स्टार्लिंग पक्षी है जो वो मोनार्च तितलियों को नहीं खाता है, ऐसा वाकई में सही है क्या। जब उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्टार्लिंग जो पक्षी है ये सभी को खा लेता है, इसको अगर मोनार्च तितलियाँ मिल जाए तो ये इनको भी खा लेगा। तो उन्होंने अपना जो फाइनल जो कंक्लूजन निकाला, इस तरीके उन्होंने इस बात पर उन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज एब्राइट्स प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द रीजन टू फाइंड आउट द कोज ऑफ वायरल डिजीज।
अब एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे, 8वीं कक्षा में थे, 8th स्टैंडर्ड में थे, तब उनका प्रोजेक्ट क्या था? और उस प्रोजेक्ट में, यानी उनका प्रोजेक्ट क्या था? एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क्स एवरी फ्यू ईयर्स। यानी उनका प्रोजेक्ट था ये जानना, उस कारण को जानना कि जो एक वायरल डिजीज है, जो विषाणु जनित एक रोग है, जिससे सभी, लगभग सभी प्रजातियां जो मोनार्क तितलियां हैं वो हर साल कुछ सालों में मर जाती हैं। तो उस वायरस रोग था, वायरस जनित रोग, उसके बारे में जानना था, उसके कारण के बारे में जानना था। फिर अगला इसी में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वाज द रीजन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वायरल डिजीज। अब उस वायरल डिजीज के रीजन जानने का कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा, ही थॉट दैट द वायरल डिजीज वाज बीइंग कैरिड आउट बाय ए बीटल। अब उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो वायरल रोग है, विषाणु जनित जो रोग है, ये रोग एक भंवरे के द्वारा कैरी किया जा रहा है। यानी इसका जो वाहक है वो कौन है? एक बीटल है, एक भंवरा है। लेकिन जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, उन्होंने कोई भी रिजल्ट नहीं पाया। यानी इस चीज़ को उन्होंने गलत साबित किया। ठीक है, अब देख लेते हैं इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और वो ये रहा, वाई डिड एब्राइट बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। यानी शुरू में जब उन्हें काम दिया गया था डॉक्टर अर्कहार्ट के द्वारा कि आपको जो भी मोनार्क तितलियां हैं उनके ऊपर आपको टैग करना है, तो एक समय के बाद में वो ये टैगिंग करते करते परेशान से हो गए थे, थक गए थे, उन्होंने, उनका जो इंटरेस्ट था वो इसमें खो गया था, खत्म हो गया था। तो ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर ही हो जाएगा, द वर्क ऑफ टैगिंग बटरफ्लाइज वॉज टीडियस, काफ़ी थका देने वाला काम था ये। देयर वॉज नॉट मच फीडबैक, कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा था। इन ऑल द टाइम ही डिड, और जो भी काम उन्होंने किया था इतने समय में, ओनली 2 बटरफ्लाइज ही हैड टैग्ड फॉर रिकैप्चर, सिर्फ 2 तितलियां ही उन्हें मिली, वो भी लगभग 70-75 मील की दूरी में ही वो तितलियां उनको मिली थी जिन्होंने टैग किया था। तो कोई ज़्यादा इसका रिजल्ट निकल कर नहीं आया था, इसलिए वो इससे थक गए थे, ऊब चुके थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट डिस्कशन और समरी, जो कि मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने इस चैप्टर को, आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आज के इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep improving your English. Once again, thank you. Have a nice day.